इसे ईएमपी भी लिखते हैं। नेट एग्जाम में इसका जो वेटेज है 34 मार्क्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पूछी जाती है। 34 नेट, ठीक है। सेक्शन बी में जो है यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड ईच क्वेश्चन कैरी 3.5 मार्क्स, ठीक है। तो ये हो गया 14 मार्क्स। एंड सेक्शन सी में भी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स, तो ये हो गया आपका 20, ठीक है। टोटल 34 मार्क्स की ईएमपी पूछी जाती है। क्वांटम के बराबर ही वेटेज है इसका, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, इसको जो है मेनली वैसे तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रोस्टेट, मैग्नेटोस्टेट, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। बट यहाँ पर हम वेक्टर कैलकुलस को भी इसमें इन्वॉल्व कर देते हैं, क्योंकि वेक्टर कैलकुलस की अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। वैसे वेक्टर कैलकुलस मैथमेटिकल फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन हमको इसको इसी में कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका वेक्टर कैलकुलस, सेकंड है आपका इलेक्ट्रोस्टेट, ठीक है। उसके बाद में मैग्नेटोस्टेट एंड देन इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। वेक्टर कैलकुलस में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे? ये ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ठीक है ना, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर स्टडी करनी होगी। सरफेस नॉर्मल और साथ साथ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ये सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। इलेक्ट्रोस्टेट में क्या है मेनली स्टेट, जो चार्ज है आपका जब रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो चार्ज एट रेस्ट उसकी स्टडी करेंगे, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, है ना। उसकी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं, स्पेशल टेक्निक जिसमें मेथड ऑफ इमेजेस वगैरह उन सबको हम करेंगे। नेगेटिव स्टेट, इसमें क्या है, चार्ज आपका मूव करता है, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन क्या है आपका चार्ज पार्टिकल है, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो करंट फ्लो करती है, करंट फ्लो करती है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो दिस इज द डायनामिक स्टेट ऑफ चार्ज, राइट। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, जिसमें आपका बायो-सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, इन सबको हम लोग यूज करेंगे। साथ साथ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह वो सारी चीजें, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में यहाँ पर क्या है, मैक्सवेल इक्वेशंस हैं आपकी, ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट्स वगैरह वो सब इसी में आ जाएगा आपका। और साथ ही साथ यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपका पोटेंशियल एंड फील्ड, ठीक है। इसमें आपको गेज ट्रांसफॉर्मेशन हमें पढ़ना होगा, और जिसमें कूलॉम गेज, लॉरेंज गेज, ठीक है। और रेडिएशन थ्योरी भी इसी में पढ़ेंगे, रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी हम इसी में पढ़ेंगे। तो ये हमारे टॉपिक्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे वेक्टर कैलकुलस से, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। ये जो वीडियो है उसके बाद में रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाती है आपको। जो लेक्चर अभी चल रहा है इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो क्लास के बाद में ये जो है स्टूडेंट को सेंड कर दी जाती है उसकी मेल पर, तो आप इसको भी देख सकते हैं जब भी आपको इसकी नीड हो। और अगर आपका लेक्चर छूट जाता है तभी आपके लिए हेल्पफुल होता है, ड्यूरिंग रिवीजन भी आपके लिए हेल्पफुल होता है। 6 महीने तक ये वीडियो का बैकअप आपके पास रहेगा, आप इनको कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके मैं सिलेबस को डिस्क्राइब करूं या सीधे सीधे आगे बढ़ जाऊं? चलिए मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। पहला चैप्टर है आपका ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है समझ लीजिए। पहली बात तो ये आपका फील्ड होता क्या है इनफैक्ट, ठीक है। इसके बाद में आपका डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है।
ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल ये क्या है, इनके फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। सरफेस नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें स्टडी करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। ये सब चीजें हैं इसमें। इसके बाद में आपका स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड इलेक्ट्रोस्टेट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टेट में आपका वही है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पोटेंशियल, इसे फाइंड आउट करना, ठीक है, गॉसिस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, स्पेशल टेक्निक, स्पेशल टेक्निक में वही मेथड ऑफ इमेजिंग वगैरह वो सब आपको पढ़ना होगा। इसके बाद में बाउंड्री कंडीशन, बहुत सारी चीजें हैं, बट शॉर्ट में मैं कुछ चीजें यहाँ पर डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कैपेसिटेंस वगैरह, ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर्स, उनके बारे में, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन, मेनली यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए इनकी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपकी इसको मैं थोड़ा सा एरेंज कर देता हूँ, मैग्नेटो स्टेट है, ठीक है। मैग्नेटो स्टेट में यहाँ पर मेनली एक चीज और समझ लीजिए, इलेक्ट्रोस्टेट में इसे फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह बेसिक वही हम कूलॉम्स लॉ का यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और गॉसेस लॉ का भी हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, और इसका यूज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेटो स्टेट में मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फील्ड यूज करेंगे इसके लिए बायो-सावर्ट लॉ एंड एम्पियर्स लॉ, इन सबका यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में ये है आपका बेसिक मैग्नेटो स्टेट का, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो हल्के में तो नहीं लेना है इसको। फिर है हमारा मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी में पढ़ लेंगे, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स। फिर ईडी इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आपकी मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक। इसके बाद इसमें पोटेंशियल एंड फील्ड, ठीक है, ठीक है। पोटेंशियल एंड फील्ड, इसी में आपको गेज ट्रांसफॉर्मेशन, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको आप यहाँ पर स्टार बना लीजिए, इधर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों मिला के भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है।
यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको भी आपको करना है, राइट। इसके साथ साथ आपका गेज ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में आपको वेव गाइड, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। हेलो सर। हाँ सर अभी एक क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड द गॉस ट्रांसफॉर्मेशन से। हाँ सर 4 ऑप्शन थे इसमें, ऑड इन स्पेस और इवन इन टाइम। हाँ सर इवन इन स्पेस एंड इवन इन टाइम। हाँ हाँ। और सर उसका क्या ऑप्शन होगा? तो क्वेश्चन तो आप भेजिए उसको, क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है, उसको देख के हम बताते हैं सर। ठीक है सर। है ना, क्लास के बाद में उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वेव गाइड है, इससे आपका रेडिएशन थ्योरी है, एंड देन आपका रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस रहेगा आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, ठीक है। ये टॉपिक्स हमको कवर करने होंगे। स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। चलिए मैं अच्छे से बात करता हूँ। बताओ ना, हो ना, मैं खड़ा रहूँ, याद आएगी। बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, आप लोग अपना माइक ऑफ रखें हैं, जिसके पीछे से आवाज आ रही है। अगर बातचीत करनी हो या किसी के पीछे से नॉइज आ रहा है तो आप अपना माइक ऑफ कर लें, माइक ऑफ करने का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए सबसे पहले समझिए फील्ड्स। फील्ड्स क्या होते हैं? पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में आप फील्ड ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो फील्ड्स जो है दो तरह के होते हैं, आपके स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड। जैसे कि आप फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं तो स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, इसी तरह से आपकी फील्ड्स भी दो तरह के हैं, ठीक है। स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड, ठीक है। अब स्केलर फील्ड क्या है? स्केलर फील्ड में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट करेगा, डायरेक्शन नहीं होगी। वेक्टर फील्ड में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे, ठीक है। तो आप इस पे लिख लीजिए, ओनली मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट। इसमें क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एग्जिस्ट, दोनों की इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो बताइए, वेक्टर फील्ड के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं बताइए, और स्केलर फील्ड के एग्जाम्पल्स बताइए। बोलो समीक्षा बताओ। सर टेम्परेचर हुआ स्केलर का, वेक्टर फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फील्ड भी वेक्टर फील्ड है, क्योंकि उसकी भी एक डायरेक्शन फिक्स होती है। अगर कोई भी बॉडी गिरती है तो नीचे की तरफ ही जाती है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल्स क्या क्या है? टेम्परेचर फील्ड, टेम्परेचर फील्ड में क्या होगा? जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई जैसे हीटर रखा हुआ है,
तो हीटर जब हीट होगा तो उसकी हीट जो टेम्परेचर हर डायरेक्शन में होगा। ऐसा तो है नहीं कि किसी एक डायरेक्शन में टेम्परेचर है, दूसरी डायरेक्शन में टेम्परेचर नहीं है। हालांकि हीट का जो फ्लो है, फ्लो ऑफ हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है, वही गलत केस है, ठीक है। पर टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो टेम्परेचर तो हर डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है स्केलर फील्ड है, टेम्परेचर फील्ड जो है वो आपका स्केलर फील्ड कराएगा। इसी तरह से और इंटेंसिटी ऑफ साउंड, जैसे पटाखा की आवाज होती है, दिवाली पटाखे फोड़ते हो ना, तो उसकी साउंड क्या है, हर तरफ जाती है ना, तो आपका इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इसी की तरह जैसे आपका पोटेंशियल है, पोटेंशियल भी आपका स्केलर फील्ड में आएगा, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, बेसिक जानकारी है, बस पता होना चाहिए। इसके बाद हमें पढ़ना है डेरिवेटिव, और इसमें मेन है आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव। यहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हेडिंग डालिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव से पहले हम सिंपल डेरिवेटिव पढ़ेंगे। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव जिसे बोलते हैं, वो क्या होता है? देखिए 12th में आप कैलकुलस में पढ़ते थे सिंपली dy बाई dx, ये क्या है? ये डेरिवेटिव ही तो है ना। यहाँ x क्या है? फंक्शन, y क्या है? फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। तो अब इसी तरह से मान लीजिए f इज ए फंक्शन ऑफ x। अगर हम 1D का केस लें, उस केस में जो df ओवर dx होगा, ये आपका डेरिवेटिव कहलाएगा, ठीक है। और इसीलिए स्लोप क्या होती है? स्लोप भी तो डेरिवेटिव ही होती है। और स्लोप क्या बताती है, बताएंगे आप? दीपक आप बताइए, स्लोप क्या बताती है? स्लोप है क्या इनफैक्ट? Slope is the change in something with respect to space. फंक्शन की रेट इंक्रीज और डिक्रीज होती है। हाँ, रेट ऑफ इंक्रीज और रेट ऑफ डिक्रीज, है ना। और इस तरह से भी कह सकते हैं, हालांकि ये बताती चेंज के बारे में ही है। रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज क्या, चेंज ही तो है ना। अब चाहे चेंज ज्यादा हो चाहे कम हो, तो आप रेट ऑफ मतलब चेंज इन फंक्शन भी कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल। वेरिएबल चाहे जो भी हो, अगर वो x है तो स्पेस कोऑर्डिनेट t है तो टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा चाहे t के रिस्पेक्ट में या x के रिस्पेक्ट में। अल्टीमेटली आप कह सकते हैं इट रिप्रेजेंट्स सिंपली इट रिप्रेजेंट द चेंज इन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, या चेंज इन फील्ड। फील्ड अगर फंक्शन, फील्ड को भी फंक्शन से ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो चेंज इन फील्ड विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल। वेरिएबल फिर चाहे जो भी हो, चाहे वो स्पेस कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा हो, चाहे फिर वो टाइम पर डिपेंड कर रहा हो, ठीक है। क्लियर है? तो आप इसे कह सकते हो इट रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ फंक्शन, ठीक है। डेरिवेटिव को आप सिंपली लिखोगे इट रिप्रेजेंट द चेंज इन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, इट्स अ वेरिएबल, जो भी वेरिएबल हो, ठीक है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करके आपको बताता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा आपको। गाड़ी समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो न्यूक्लियर फिजिक्स हो गई कंप्लीट? हाँ, न्यूक्लियर फिजिक्स कंप्लीट हो गई, लेकिन फिर से होगी। जिसका भी छूटा हुआ है वो फिर से होगा, डोंट वरी, ठीक है। ये f है, मान लीजिए f इक्वल टू f ऑफ x, मीन्स ये x का कोई फंक्शन है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं एक कर्व ड्रॉ करता हूं इस तरह से, तो यहां पर इस कर्व में आप देखिए ये जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट पर दो पॉइंट मैंने आर्बिट्रेरी दो पॉइंट कंसीडर कर लिए, एक पॉइंट ये कंसीडर किया, एक पॉइंट ये कंसीडर किया। यहां पर मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो ये क्या बताएंगे इसमें, ये जो स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप दो तरह की होती है, पॉजिटिव स्लोप और
नेगेटिव स्लोप। ठीक है, तो बताइए कौन सी पॉजिटिव स्लोप होगी, कौन सी नेगेटिव स्लोप होगी। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। गार्गी आप बताओ। बोलो जल्दी बोलो। ऊपर वाली नेगेटिव होगी। ये नेगेटिव होगी और ये पॉजिटिव, क्यों? तो स्लोप नीचे जा रहा है ना, नेगेटिव साइड। नीचे जा रहा है इसलिए। वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है ना सर उसमें। फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। एक्स के बढ़ाने पर फंक्शन आपका डिक्रीज हो रहा है, इसलिए नेगेटिव है। ठीक है नहीं? देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए, इसे आप मान लीजिए कोई x1 है तो इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर ये। अब आपने फंक्शन x की वैल्यू तो बढ़ा दी, फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसलिए क्या कहलाएगी, नेगेटिव स्लोप कहलाएगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, देखिए ये मान लीजिए कोई वैल्यू x2 है, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है ये। अब आप अगर आगे बढ़ाएं, x को बढ़ाएं तो फंक्शन भी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये आपकी पॉजिटिव स्लोप कहलाएगी। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है सिंपल। जो इसके अलावा और इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैथमेटिकली इसे कैसे डिफाइन करते हैं। स्लोप क्या होती है, टेन थीटा, है ना। देखिए अगर इसको मैं आगे बढ़ाऊं, ये एंगल थीटा, तो इसके लिए जो टेन थीटा होगा एन से तो रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ये क्या बन जाएगी, दिस, है ना, डेल्टा एफ जो भी चेंज आया अपॉन ये एक्स, ये डिफरेंस देख लीजिए डेल्टा एफ। अब ये होगा क्या, ये थीटा यहां पर इफ थीटा इज लेस देन 90, ठीक है, तो एम क्या हो जाएगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। देखो है ना पॉजिटिव, यहां से यहां भी आपको पॉजिटिव दिख रहा है ना, अदरवाइज आप यहां से देखें ये पॉजिटिव ही आएगी। थीटा जो लेस देन 90 है, कैलकुलेट करेंगे तभी पॉजिटिव ही आएगा, राइट। दूसरी बात इसको देखो, हाँ दूसरी बात, अगर थीटा, अगर मान लीजिए मैं ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूं तो इसके बीच एंगल क्या बनेगा, 90। इफ थीटा इक्वल टू 90 तो एम क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसे वर्टिकल स्लोप भी बोलते हैं, इनफाइनाइट स्लोप भी बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए देखो, इसके लिए अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसको आगे बढ़ाओ, तो ये थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 90 होगा। इफ थीटा ग्रेटर देन 90, थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो हमेशा नेगेटिव होता है, बोलो होगा। यहां से भी देखो नेगेटिव आ रहा है, तो मैथमेटिकली आप इसे चेक कर सकते हो। दूसरी बात, अगर मैं एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर दूं इस पॉइंट पर, अब इसे पैरेलल स्लोप बोलते हैं। ठीक है, और इसका नाम, दूसरा नाम जीरो स्लोप भी है। क्यों जीरो स्लोप है, इस केस में इसके लिए जो थीटा होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो इफ थीटा इज 0 डिग्री तो एम क्या हो जाएगा, 0, तो इसे जीरो स्लोप भी बोलते हैं। तो दिस इज अ पॉजिटिव स्लोप, दिस इज अ नेगेटिव, उधर दिख रहा है, ये पॉजिटिव स्लोप होगी, ये नेगेटिव स्लोप होगी, ये इनफाइनाइट स्लोप होगी और ये जीरो स्लोप होगी। इसको वर्टिकल भी बोलेंगे, इसे पैरेलल भी बोलेंगे। क्लियर है, ज्यादा हालांकि लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, इतना काफी है, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, इरेज कर दो इसको। दूसरा देखिए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, ये 3D में फंक्शन में जो चेंजेस होते हैं, ठीक है,
तो उस चेंज की जो स्टडी है वो आपकी डायरेक्शनल डेरिवेटिव बताती है, यानी कि द चेंज इन फंक्शन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे कि इसका नाम है डेरिवेटिव मींस सिंपली चेंज, डायरेक्शनल मींस डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो चेंज है वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और मैक्सिमम पॉसिबल चेंज जो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है पता है? हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखिए यहां पे लिखिए, इसको इस तरह से लिख लीजिए, लेट सपोज फाई इक्वल टू फाई एक्स वाई जेड इज ए फंक्शन इन 3D डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल एक्स वाई जेड, ठीक है। तो जो डी फाई ओवर डी एस होगा, अब एस क्या है? ये आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहलाएगा। अब ये एस क्या है? एस है इनफैक्ट किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, सपोज करो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये कोई डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या बताता है कि अगर इनिशियल पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफाइन है और वहां से आप किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप चेंज करें और नए पॉइंट पर फंक्शन को अगर डिफाइन करना चाहें तो नए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनिशियल पॉइंट में जो फंक्शन होगा प्लस उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलाउंग जो चेंज है उसको उसमें ऐड कर देंगे, तो न्यू पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन हो जाएगा और वो चेंज कैलकुलेट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, राइट। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? डी फाई ओवर डी एच जो है इसको लिखेंगे, बताइए कैसे लिखते हैं? डेल फाई ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी फाई, ओ सॉरी डी एक्स प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई इंटू डी वाई ओवर डी एस प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड इंटू डी जेड ओवर डी एस। इस तरह से ये फॉर्मूला है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, लेकिन इसको यूज करके अगर आप चेंज कैलकुलेट करेंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, इसलिए मैं आपको सिंपलेस्ट मेथड बताऊंगा। तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ये सिंपल डेफिनेशन है इसलिए मैं लिखवा दिया, इससे भी कर सकते हैं, पर मैं आपको दूसरा फार्मूला बता रहा हूँ जो आपको कैलकुलेट करके बताएगा। सिंपलेस्ट मेथड है डी फाई ओवर डी एस। ये कैसे करते हैं? डेल ऑफ फाई, यानी कि जो फंक्शन आपको दिया है उसका पहले आप ग्रेडियंट फाइंड आउट करो और उसके बाद में उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो यू कैप के साथ। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल ऑफ फाई इंटू एस कैप। अब ये एस कैप क्या है इसकी हम बात कर लेते हैं। ये एस कैप वही है, वही डायरेक्शन है जिसके अराउंड चेंज आपको फाइंड आउट करना है, तो आप उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कहा यहाँ पर ये यू कैप, यही आपका एस कैप है, ठीक है। और ये एस कैप कैसे डिफाइन होगा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के जो डायरेक्शन थी इसका आप यूनिट नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे। तो यूनिट नॉर्मल कैसे मिलता है? दिस, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो कैसे मिलेगा? दिस और इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर नोट करके लिख लीजिए साइड में, और तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो काम आएगा। यहां पर लिख लीजिए मैक्सिमम पॉसिबल चेंज इन फंक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस along the unit normal along the direction of the surface। डायरेक्शन ऑफ द सरफेस क्या होती है? हमेशा उसका परपेंडिकुलर, जैसे ये सरफेस है इसकी डायरेक्शन क्या है? यही तो होगी, तो इसका यूनिट नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे। तो लिखिए मैक्सिमम पॉसिबल चेंज
मैक्सिमम पॉसिबल चेंज टेक प्लेस along the direction of surface की जो डायरेक्शन है उसके अलोंग होता है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बता रहे थे अभी आप। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैक्सिमम पॉसिबल चेंज होगा वो सरफेस की डायरेक्शन में होगा। तो सरफेस की डायरेक्शन का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। ये सरफेस का परपेंडिकुलर यही तो होगा। क्या हुआ पूनम? नहीं आया सर समझ में, फिर बता दो। परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मीनिंग नहीं समझ रहे हो? जैसे ये कोई सरफेस है, इस सरफेस की डायरेक्शन क्या होगी? एक तो सरफेस के अलोंग हो गया, एक सरफेस का नॉर्मल हो गया। सरफेस के अलोंग ये वाला, सरफेस के अलोंग का मतलब सरफेस के पैरेलल हो जाएगा। और सरफेस का जो नॉर्मल है वही इसकी डायरेक्शन होती है। तो नॉर्मल हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर ही तो होता है सरफेस के। ठीक है, सबके लिए क्लियर है ये? दीपक आप बताइए। दीपक आवाज आ रही है? हाँ सर। क्लियर है ये? हाँ। ओके, गाड़ी आप बताओ। कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको करते हैं, ठीक है? प्रॉब्लम्स लिखिए। लिखिए, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स कामा वाई इक्वल्स टू 3x² बाई, ठीक है, एट पॉइंट दिए हुए हैं -2, 1 अलोंग द डायरेक्शन दी हुई है 4i + 3j। ये है क्वेश्चन, यानी कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। फंक्शन ये दिया हुआ है, पॉइंट ये दिया हुआ है, डायरेक्शन ये दी हुई है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सोल्यूशन इसका आपको पता ही है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो आप फाइंड आउट करते हैं d∅/ds, ये क्या होता है? डेल ऑफ फाई, यानी कि इनटू यू कैप। तो देखिए, फाई क्या है? ये एफ है ना, इसका ग्रेडियंट आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है ना, ये डेल ऑपरेटर है, ये क्या होता है? आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, यही होता है ना? और इसका ग्रेडियंट आप फाइंड आउट करते हैं। ग्रेडियंट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर द स्केलर फंक्शन। तो ये आपका स्केलर फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, यहां से डेल ऑफ फाई मीन्स वही डेल एफ, ये फाइंड आउट करेंगे। बताइए क्या वैल्यू बनेगी इसकी? कैसे करेंगे? आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। फंक्शन क्या है आपका? 3x² वाई। इसका मीनिंग क्या हुआ? आई कैप। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 6y आ जाएगा, 6xy आएगा। x² का 2x हो जाएगा, है ना? तो 2 ये 3xy आ जाएगा प्लस
वाई के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x² आ जाएगा, जेड के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका 6 आयोटा एक्स बाई प्लस 3jx², ये आ गया ये। अब यूकैप आप फाइंड आउट करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी ये थी, ये क्या है, यही तो एस है जो डायरेक्शन थी, तो इसका मतलब यूकैप क्या हो जाएगा, यूकैप इक्वल टू 4i प्लस 3j अपॉन इसका मैग्नीट्यूड से इसे डिवाइड कर देंगे तो ये यूनिट नॉर्मल मिल जाएगा, तो 16 प्लस 9, तो ये क्या हो गया 4i प्लस 3j अपॉन 5 हो गया, ये 25 हुआ। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ d5/ds, ये आ गया आपका, इसकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, तो ये 6ix प्लस 3jx², इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा किसके साथ 4i प्लस 3j अपॉन 5 इसके साथ, तो ये क्या बन गया 1/5 बाहर ले लो। यहाँ पर देखिए i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 1 होगा, तो कितना हो जाएगा 24x/, फिर इस अब j का i के साथ 0, j का j के साथ एडजस्ट करेगा तो प्लस 9x², यही तो बचेगा, ये बचा। अब पॉइंट क्या दिया हुआ है, पॉइंट इज दिस, सो d5/ds एट पॉइंट -2, 1, ये क्या हो जाएगा 1/5, ये वैल्यू पुट कर दीजिए 24 इंटू x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 1 प्लस 9x² यानी 4, सॉल्व करो, ये कितना बन गया 48 माइनस का 48 बचाइए, और ये कितना हो गया 36, तो कितना बना बताइए, -12/5 -12/5 बच गया, तो -12/5 ये बना आपका। ठीक है, क्लियर सबका। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ होमवर्क में, एक क्वेश्चन इसको बेस मैंने करवा दिया है ना, बाकी अब प्रैक्टिस आप अपने आप कर लेंगे, होमवर्क दे दूं सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, क्वेश्चन लिख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिया हुआ है f x, y, z इक्वल्स टू 3x³ प्लस 2xy² प्लस x/z। ठीक है, along द डायरेक्शन दी हुई है 2i प्लस 4j प्लस 4k, ये डायरेक्शन दी हुई है। एट पॉइंट दिया हुआ है 1,1,1 यहाँ पर। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कर लेंगे इसको अपने आप। यस सर, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, यहाँ पर फंक्शन लिख लीजिए f x, y इक्वल्स टू x² y दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्शन दी हुई है 3i - 4j। ठीक है, पॉइंट दिया हुआ है 2,3, ये भी झटके कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, लिखिए
फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फॉर द स्केलर फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ है फाई एक्स कामा वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से दिया हुआ है। ये उनका है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग द थ्री डायरेक्शन, तीन डायरेक्शन से उन्होंने दी हुई है। पहली है आई प्लस 2j, सेकेंड है माइनस 2i प्लस 2j, थर्ड है i प्लस अल्फा j। तीनों के लिए एक ही पॉइंट डिफाइन किया गया है 1, 2, यानी ये फंक्शन है, ये तीनों डायरेक्शन के अलावा आपको इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, इसकी लैंग्वेज इन्होंने थोड़ी सी बदल दी है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन लिखिए। इन्होंने कहा है कि कंसीडर द फंक्शन, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स वाई जेड, 3D में ये फंक्शन दिया हुआ है, और ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इस तरह से दिया हुआ है। इन्होंने कहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन in which maximum change of the function takes place? What is the direction in which maximum change of the function takes place? क्वेश्चन लिखूं मैं, स्टेटमेंट लिख दूं, what is the direction in which maximum change of the function takes place? ठीक है, एट पॉइंट दिया हुआ है 2, 1 इस पर। तो इस क्वेश्चन को करेंगे अपने आप, इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग ट्राई कीजिए। अगर ये समझ में ना आए तो आप कल मुझसे इनसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सरफेस नॉर्मल फाइंड आउट करना, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएंगे।